बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। किसका? डेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो बाबू डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी चीजें वैसे ही रहेंगी, बस यहाँ नीचे में और ऊपर में कुछ कुछ लिखा रहता है। बताइए इस नीचे वाली जगह को क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट, और इसको बोला जाता है अपर लिमिट। तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इसको इंटीग्रेट करिए। क्या करिए बताइए? तो एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो बताइए ये x टू दी पावर 4/4 हो जाएगा। इसमें प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिखा जाता है। बोलिए, तो यहाँ छोड़ दीजिए क्यों लिखा जाता है, क्यों नहीं लिखा जाता है, ये सब डिटेल में आपको उधर यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर है? अब जो आंसर आया उसको हम लोग एक बड़े से ब्रैकेट में ऐसे डाल देते हैं। ये जो नीचे वाला लिमिट है उसको नीचे लिखते हैं, ऊपर वाले लिमिट को ऊपर लिखते हैं। अब अगर इसमें से कुछ कांस्टेंट बाहर निकल रहा हो तो आप उसको बाहर निकाल लीजिए। बताइए इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? तो ये 4 कांस्टेंट है ना, तो आप इसको बाहर निकालिए। तो ये 4 थोड़े है, ये 1/4 ना है, बाहर निकला। अंदर में क्या बचा? x टू दी पावर 4। नीचे वाला लिमिट नीचे, ऊपर वाला लिमिट अभी आप ऊपर रखिए। अगले स्टेप में जहां जहां वेरिएबल है, तो यहां तो एक ही ना वेरिएबल है x, उसकी जगह पे पहले रखना होता है ऊपर वाले को, उसके बाद माइनस का साइन देके फिर रखना होता है नीचे वाले को। तो चलिए 1/4 तो वैसा ही था, बोलो ना, x की जगह पे 2 रखो तो बाबू 2 का पावर 4। उसके बाद क्या करना है? माइनस का साइन देना है और फिर x की जगह पे रखना है 1 को, तो 1 का पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 टू दी पावर 4 16, 16 माइनस 1, अरे 16 माइनस 1 15, तो आंसर आ गया आपका 15/4। तो ये एक डेफिनिट नंबर ना है 15/4, इसीलिए हम ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका एक एग्जैक्ट आंसर आता है। अरे बोलो ना, चलो ठीक है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या? सबसे पहला स्टेप क्या है? अरे पहले इंटीग्रेट कर लो। तो बताओ 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर का कितना? x³ प्लस 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। x का इंटीग्रेशन कितना? x²/2। कहेगी अभी पावर 1 ना है, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा और उसी पावर से डिवाइड करना होता है। पावर में 1 ऐड करके उसी पावर से डिवाइड करना पड़ता है। प्लस है तो आप प्लस लिखिए। उसके बाद 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा? मैंने कहा था ना कि हम ये वाला वेरिएबल लाके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 छुपा हुआ है। अरे बोलो ना, 4 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का पावर 0 छुपा है, तो बाबू 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है और डिवाइडेड बाई 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आप देख के ना हमको समझ में आना चाहिए कि अगर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन 4x होगा, यहाँ t होता तो 4t होता। याद है कल हम लोग देख रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। क्या प्लस सी भी लिखा जाए? ना, इधर प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगला स्टेप क्या है? हम इसको एक बड़े से ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद नीचे वाला लिमिट नीचे और ऊपर वाला लिमिट ऊपर। तो नीचे वाला लिमिट कितना है? -1 है, तो आप यहाँ पर -1 लिखिए। ऊपर वाला लिमिट कितना है? 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखिए। उसके बाद देखिए ये सब कट रहा है तो काट लीजिए आप इसको। क्या कुछ है जो कॉमन होकर बाहर निकलेगा? वेरिएबल को नहीं निकालने का है। अब ये मत बोलेंगे सर x है इसमें भी x है, x को बाहर निकालिए। नहीं, बाहर कौन निकलता है? सिर्फ कांस्टेंट। आप नहीं भी निकालिएगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन निकाल लीजिएगा तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अरे बोलो, ऐसा नहीं है कि 1/4 को तुम बाहर नहीं निकालते तो कुछ गलती हो जाता, नहीं होता, लेकिन थोड़ा आसानी से आपकी बार हो गया। तो यहाँ कुछ भी ऐसा कांस्टेंट हमको नहीं दिख रहा है जो कॉमन होके बाहर निकले, तो ठीक है, रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए? जहां जहां वेरिएबल है उसकी जगह पे पहले 1 रखा जाए। तो आइए आप यहाँ 1 रखिए। तो आप बताइए, अच्छा पहले रखे लीजिए 1³ प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं अभी माइनस नहीं, अभी सबकी जगह पे पहले क्या रख लेंगे? उस 1 रख लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन देके -1 रखेंगे। चलिए, तो अभी प्लस 4 इंटू कितना? हाँ, अब माइनस का साइन देंगे। अब जहां जहां x है उसकी जगह पे -1 रखा जाएगा। तो बताइए -1 का क्यूब होगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना? -1। क्लियर है? आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ जाए, व्हाटएवर, बोलिए ना, हो जाएगा। आगे बढ़े। अरे प्रोसेस क्लियर है ना? चलिए ठीक है। यूज ऑफ इंटीग्रेशन। फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है बाबू? जब भी आज के बाद से मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा सिर्फ एक ही काम के लिए होगा, वो होता है जोड़ने के लिए, वो होता है एडिशन के लिए।
लेकिन कैसी चीजों को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है? तो इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए। इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी का मतलब हुआ जिसके सामने में डी लगा रहे। अरे यार, ऐसी चीजों को जब भी हमको जोड़ना होगा हम किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। हालांकि जोड़ने के लिए एक और चीज का यूज होता है, आपने पढ़ा होगा 10वां क्लास में, सिग्मा का। याद है? वो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते थे, सिग्मा आता था। लेकिन सिग्मा का यूज होता है फाइनाइट चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए 4 + 5 + 6 + 7 इस सबको जोड़ना है। अरे बोलो ना, तो ये सब फाइनाइट ना है, इनको जोड़ने के लिए क्या यूज होगा? सिग्मा। लेकिन बाबू अगर मान लीजिए 0.0000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 फिर 1 प्लस 0.0000 इनफाइनाइट टाइम्स 0 फिर 2 प्लस 0.00, आप समझ रहे हैं? 0.00 इनफाइनाइट टाइम्स 0 और फिर कितना 3। इस टाइप की चीजों को अगर जोड़ना हो तब क्या यूज किया जाता है? इंटीग्रेशन का। क्लियर है? इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? इंटीग्रेशन का। क्लियर है? चलिए, ग्राफ में भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। जैसे आपको याद आ रहा होगा, एक ग्राफ में डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? स्लोप। अरे कल ही तो देख रहे थे, अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं? ठीक वैसे ही ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। यानी जब भी आपको एरिया अंडर दी कर्व निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। तो आइए देखते हैं। ये कोई ग्राफ है जो कि एक्स वाई ग्राफ है। ये उस ग्राफ का कर्व है। उस कर्व पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, पी और क्यू। पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x1 है, क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो x2 है। और अगर आपसे किसी ने कहा कि आप एरिया अंडर दी कर्व बताइए, कहां से लेकर कहां तक? तो x1 से लेके x2, अच्छा है p से लेके q तक। बात तो बराबर ही है। अरे बोलो ना, मैं x1 से x2 बोलूं चाहे p से q बोलूं, क्या बात बराबर नहीं है? तो बाबू एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए ना यहां से लेकर यहां तक का कर्व ले लीजिएगा, फिर यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, और एक्स एक्सिस ये मिल के क्या एक क्लोज्ड रीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं? क्या एक बंद जगह बन रही है? एरिया अंडर द कर्व का मतलब यही वाला एरिया होता है। आपको इसी का एरिया निकाल के बताना है। अरे बोलिए, तो इसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बाबू ये कोई सर्कल वगैरह नहीं है कि हम मेंसुरेशन में पढ़ा करते थे। अरे बोलो ना, क्या पढ़ा करते थे? सर्कल का एरिया πr², बोलो ना। हाँ, ये सब सर्कमफेरेंस वगैरह, वॉल्यूम, ये सब पढ़ा करते थे। वो सब इधर काम नहीं आएगा क्योंकि ये कोई सर्कल नहीं है। बोलिए, तब एक ही चीज काम आएगा और वो है इंटीग्रेशन। तो जैसे dy/dx का मतलब स्लोप होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ y/dx का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व। यहां छोटा सा मिस्टेक है, ये होगा x1 से लेके x2 तक। बोलिए ना। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई ग्राफ। जा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई ग्राफ फ्रॉम कहां से कहां? तो x1 to x2, यही चीज लिमिट बनता है। अरे बोलिए ना, फ्रॉम x1 to x2, क्योंकि ये कर्व तो और आगे भी है पीछे भी है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कहां से लेकर कहां तक था? x1 से लेके x2 तक ही था सिर्फ। बोलो, तो ये चीज तुम याद रखना। बोलो जल्दी, स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन dy/dx, और एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन। बोलिए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि y = x² - 5x + 6। इस कर्व का आप एरिया अंडर द कर्व निकालिए फ्रॉम x = 0 to x = 2 एंड फ्रॉम x = 2 to x = 3। आपको याद आ रहा होगा, ये वही इक्वेशन है जो कल हम लोगों ने देखा था। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बाबू कुछ ऐसा बनता है कि नहीं? जिसमें ये जगह होती है 6, ये जगह होती है 2 और ये जगह होती है 3। तो आप जल्दी से बताइए कि ये जो आपको कर्व दिख रहा है, इसका एरिया अंडर द कर्व आपको कहां से कहां तक चाहिए? पहले 0 से 2 तक चाहिए। तो बताइए x = 0 पे एक्चुअल में कर्व है कहां? तो x = 0 यही पे ना होता है, तो कर्व यहां है। और 0 से लेके x = 2, तो x = 2 ना है, तो 0 से लेकर 2 तक कर्व बताइए यहां से लेकर यहां तक है कि नहीं? तो इसी का एरिया अंडर द कर्व चाहिए।
तो उसके लिए आप क्या करिएगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिएगा, तो आपसे इसी एरिया की ना बात कर रहा है। क्या लगता है ये कोई स्ट्रेट लाइन है? अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब ये ट्रायंगल भी नहीं है, और ट्रायंगल नहीं है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। अब किसी और तरीके से हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब बोलिए जल्दी। चलिए दूसरे पार्ट में x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक का बोल रहा है। तो बाबू x इज इक्वल टू 2 पे कर्व यहाँ है और x इज इक्वल टू 3 पे कर्व यहाँ है, तो कर्व जो है वो 2 से लेकर 3 तक ऐसा ही ना है, और ये रहा आपका x एक्सिस। तो इस कर्व और x एक्सिस के बीच का जो रीजन है वो तो यही रहा, यानी इस पार्ट में तुमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, और ये भी कोई सेमी सर्कल नहीं है। क्या कोई सेमी सर्कल है कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर लेंगे? ना, ये पैराबोला है और ये अजीब तरीके का स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब है कि अब ये सारी चीजें काम नहीं आएंगे जिसमें हम लोगों ने चीजों का एरिया याद किया था। बोलो तो फिर क्या करें? तो जब कुछ ना समझ में आए तो इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं, जैसे पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्योंकि बाबू ये x है और ये क्या है, ये y है। यही ना करेंगे? अच्छा तो बताइए, तो y की जगह पे क्या लिखा जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इंटू कितना, dx। अब बताइए आपको कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 2 तक चाहिए। अरे बोलिए ना। तो यही चीज लिमिट बनेगा 0 से लेके 2 तक। क्लियर है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2, समझ में आ रहा है ना? अब प्लस 6x हो जाएगा। बड़े से ब्रैकेट में डालें, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर लिखें। क्या कुछ है जो कॉमन होगा? ना, कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं होगा, रहने देते हैं। बस हम वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। a बराबर कितना होगा? सबसे पहले x की जगह पे क्या रखा जाए? 2। तो एक काम करिए ना, डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल के लिख लेते हैं। तो 2 रखिएगा तो 2 टू द पावर 3 8 होता है, तो ये बनेगा 8/3 माइनस x की जगह पे फिर 2 रखोगे तो 5 चौका 20 डिवाइडेड बाई 2 10 ना आएगा। तो चलिए 10 रखा हमने, यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस का साइन देके जहां जहां x है उसकी जगह पे 0 रखा जाएगा। तो इस पे इसकी जगह पे 0 रखोगे, 0 0 0, सब तो 0 ही हो गया है कि नहीं? तो जो इसका आंसर आएगा वही ना एरिया अंडर द कर्व होगा। बाबू ये आपका आता है 14/3 यूनिट। कितना आएगा? 14 अब आप करके देख लीजिएगा, 14/3 यूनिट आएगा। क्लियर है? हो गया, हमने इसका एरिया निकाल लिया। अरे बोलो ना। चलो अगले वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में तुमसे कहता है कि तुमको बताना है 2 से लेके 3 तक। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस लिमिट में 2 से कहां चला जाएगा? 3। तो यहां भी 2 से 3, तो डायरेक्ट हम लोग इसी चीज को लिखें। तो सेकंड पार्ट में ये आपका x क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x कहां से लेकर कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। अब एक बार जहां जहां x है उसकी जगह पे 3 रखा जाए। बाबू रखिए और डायरेक्ट बताते जाइए कितना आ रहा है। आप यहां पर 3 रखिएगा, 27/3 9 होगा क्या? फिर यहां पे 3 रखिए तो 9 पचे 45 हाँ, तो 45/2 होगा। प्लस यहां पे 3 रखोगे 18 आएगा। माइनस का साइन देके जहां जहां x है उसकी जगह पे 2 रखा जाए। तो सुनो ना एक मिनट, 2 रख के हमने पहले ही निकाल लिया है। कितना आ रहा है? अरे 2 रखने पे ही ना ये मिला था, तो डायरेक्ट मैं 14/3 करूं। फिर एक बार फिर से ये चीज करने की क्या जरूरत है? आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आंसर आएगा -1/6। तो एक्चुअली मुझको इसमें 2 बातें आपको बतानी थी। पहली बात ये कि एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। क्लियर है? एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव तब आएगा जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेंगे। इसका यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। जब भी हम इस एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेंगे तो वो एरिया कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन बाबू जब भी हम इसके नीचे वाला एरिया लेंगे तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव। फिजिक्स में ये एक्सिस जनरली टाइम एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्स की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? टाइम। तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया इज टेकन एज पॉजिटिव एरिया एंड नीचे वाला एरिया इज टेकन एज नेगेटिव एरिया। तो एक बात ये, और दूसरा बात ये भी समझ लेना था कि कैसे हम लोग एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, एक
एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूं इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये एक सर्कल है, क्या है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है और इसी का तुमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। बताइए इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो बाबू सबसे पहले ये बताओ कि ये किन चीजों से मिल के बना है, किन सिमेट्रिकल टाइप की चीजों से मिलकर बना है। तो हाँ, दुनिया की हर चीज पॉइंट से मिलकर बनी है। ये तो बड़ा सस्ता सा जवाब हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पूरे का पूरा डिस्क है, अरे इसको डिस्क ही ना बोलोगे, एक्चुअली सर्कुलर में दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है डिस्क और एक होता है रिंग। तो ये हो गया तुम्हारा रिंग, आप समझ रहे हैं, मतलब ये गोल मानिएगा इसको। तो रिंग अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, सिर्फ ये चीज होता है, जबकि डिस्क तो अंदर से भरा होता है। अरे तो एरिया रिंग का निकलेगा कि डिस्क का निकलेगा, उसका थोड़े एरिया निकलेगा, इसी का ना निकलेगा। तो बाबू आप इसको डिस्क मानिए। तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये कई सारे रिंग्स से मिलकर बना है कि नहीं। एक रिंग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा, करते करते ऐसा ऐसा अगर 1.5-2 करोड़ बोलो ना रिंग तुमने सजा दिया एक दूसरे के ऊपर, तो पूरा डिस्क नहीं बन जाएगा। हाथ को हटाइए उधर से, बताइए डिस्क नहीं बन जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए, हालांकि इसका एरिया हमको पता है कितना होता है, पाई r स्क्वायर ही ना होता है। एक्चुअली यही चीज हम लोग अभी प्रूव करेंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये कई सारे रिंग से मिलकर बना है। और बाबू हम एक रिंग कंसीडर करते हैं, एक बहुत ही पतला सा रिंग कंसीडर करते हैं। कितने रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, और कितने थिकनेस का, dr। आप जानते हैं ना कि किसी भी चीज के सामने d लग जाने का मतलब हुआ कि वो इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है वो। हाँ, तो मैंने दिखने में तुमको इतना मोटा ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारा दिल जानता है कि ये कितना पतला है। छोटा नहीं है, पतला है। ये कितना पतला है आप समझ रहे हैं? अरे बोलिए ना, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत पतला रिंग हमने ले लिया है। तो अभी मेरा मकसद पता है क्या है, पहले मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर इसके बगल वाले का एरिया निकाल लूंगा, फिर इसके बगल वाले का निकाल लूंगा, फिर इसके पहले वाले का, इसके पहले वाले का, इसके पहले, और सब एरिया निकाल के अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या पूरे डिस्क का एरिया नहीं मिल जाएगा? तो पहले इसका निकाला जाए। अब बोलो तो यार इसका एरिया निकलेगा कैसे? तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हो, पाई r स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, अभी वही प्रूफ करना है, अब फॉर्मूले लगा लोगे, गजब आदमी हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इधर बीच में से इसको काटते हैं, समझ लेना कि ये स्टिकर टाइप का चीज है, काट के ऐसे उखाड़ लेते हैं। ऐसे उखाड़ लिया, ये देखो ये उखड़ गया। तो क्या एगो रिबन टाइप का आपको दिख रहा है, लंबा सा पट्टी टाइप का, उस पट्टी को आप सीधा करके यहाँ ऐसा रख लीजिए। कौन बताएगा कि इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है? जल्दी बोलिए, ये चौड़ाई कितनी है? अरे यही चीज वाला चौड़ाई है dr। अब कौन बताएगा ये लंबाई कितना है? तो बाबू रे यही चीज वाला लंबाई बनेगा, यही चीज ना लंबाई है, और ये सरकमफेरेंस है कि नहीं, परिधि है कि नहीं, बताइए। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई r हो जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा 2 पाई, बहुत बढ़िया। अब ये रेक्टेंगल हो गया कि नहीं, और रेक्टेंगल का एरिया हमको आता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अभी इसका एरिया होगा तो बहुत छोटा ही ना। क्यों बहुत छोटा होगा? क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत, अब जब चौड़ाई ही इनफाइनाइटली स्मॉल है तो एरिया भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। इसीलिए मैंने इसके एरिया को a से ना दिखा के da से दिखाया है। बताओ लंबाई गुना चौड़ाई करें तो लंबाई है 2 पाई r और चौड़ाई है dr। अब सुनो, इसका तो निकल गया, अब इसके बगल वाले का, बगल वाले का आप बताइए टोटल ऐसे ऐसे कितने रिंग्स होंगे इसमें? 10, 20, 50, 100 करोड़, कितना? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि थिकनेस ही मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल ले लिया है। तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स होंगे कि नहीं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक एक रिंग का एरिया निकाल निकाल के और जोड़े? ये पॉसिबल नहीं है। तब क्या किया जाए? तब क्या किया जाए? क्योंकि हमको बाबू जोड़ना तो है, सारे एरियाज को जोड़ना तो है, लेकिन एक एक तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तब हम जोड़ने के लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। मैंने क्या बोला? फिजिक्स में मैं कभी भी इंटीग्रेशन का यूज करूंगा तो किसके लिए करूंगा?
जोड़ने के लिए। और कैसी चीजों को जोड़ने के लिए? इनफाइनाइटली स्मॉल चीजों को जोड़ने के लिए। आप बताइए कि आप जिस चीज को जोड़ने जा रहे हैं क्या वो इनफाइनाइटली स्मॉल है? तो जी हाँ, ये इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया है। तब अब लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कि जितना भी अब छोटा छोटा एरिया होगा अब हम सबको क्या करने जा रहे हैं? जोड़ने जा रहे हैं। तो जब लिखा जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स ना, तो बात मत करो, कौन बात कर रहा है? जब लिखा जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो अगले लाइन में कुछ नहीं किया जाएगा, बस दोनों साइड सांप छोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नहीं काटेगा, समझ रहे हैं? ऐसा कर, बस यही दोनों साइड साइन दे दीजिएगा इंटीग्रेशन का। अब सुनिए एक मिनट, अगला मकसद होगा हमारा लिमिट पुट करने का। तो लिमिट पुट किया जाता है वेरिएबल के आधार पे, और वेरिएबल वो होता है जिसके साथ डी लगा होता है। तो वेरिएबल कौन है? आर है। तो आप बताइए ये आर कम से कम कितना? क्योंकि जो सबसे पहला रिंग तुमको मिलेगा वो यहीं पे ना मिलेगा। अरे बोलो ना यार। तो आर कम से कम 0। अब बाबू ज्यादा से ज्यादा कितना? तो कैपिटल आर, क्योंकि जो सबसे आखिरी रिंग मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। तो लिमिट पुट होगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। अरे बोलिए, चलिए इधर में भी लिमिट हमको रखना होगा। तो जिस समय आप r इज इक्वल्स टू 0 पर थे बाबू, उस समय एरिया कितना था? 0। अभी आप बढ़े ही नहीं है, अभी आप चले ही नहीं है, तो कितना एरिया अभी आपने कवर किया है? 0। तो r इज इक्वल्स टू 0 पे a इज इक्वल्स टू 0। लेकिन जिस समय आप कैपिटल आर तक पहुंच गए हैं, कैपिटल आर तक तुम्हारा ध्यान नहीं रह रहा है। पहुंच गए हैं कैपिटल आर तक, तो सीधा बैठिए आप। जैसे अजय देवगन वाला ये कौन सा स्टाइल है? ऐसे सीधा रहिए, हैं? जुबा केसरी नहीं ना हो रहा है। हाँ देखिएगा, जिस समय आर इज इक्वल टू कितना? कैपिटल आर, यानी कि हम यहां तो पहुंच गए हैं, तो क्या हमने टोटल एरिया कवर कर लिया कि नहीं? और टोटल एरिया को दिखा दिया जाए ए से। बोलिए ना, माने रेडियस में हमको 0 से लेके आर में हमको 0 से लेके कहां तक जाना है? कैपिटल आर तक। एरिया में हमको 0 से लेके पूरा कैपिटल ए तक जाना है। जल्दी बताइए डीए का इंटीग्रेशन कितना? dx का x, dy का y। अरे तो dA का कितना? a होगा। ब्रैकेट में डाला जाए, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर लिखा जाए, बराबर 2 पाई कांस्टेंट है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये r dr बच गया। पावर कितना है? 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना? 2, और फिर उसी पावर से डिवाइड किया जाए। सुनो बाबू, अभी हम इसको पूरे को डालेंगे ब्रैकेट में, और फिर जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो उससे बढ़िया है कि हम उनको अंदर में डालते ही नहीं है। अरे ये सब कांस्टेंट ना है, वैसे भी बाहर निकलेगा, तो अंदर डालते ही नहीं है। नीचे वाला लिमिट नीचे, ऊपर वाला लिमिट ऊपर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताइए एक बार ए की जगह पे ए रखा जाएगा, फिर माइनस का साइन देके 0 रखा जाएगा। क्लियर है? चलिए पाई तो ऐसे ही रह जाएगा। एक बार आर की जगह पे क्या? कैपिटल आर, तो ये होगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस आर की जगह पे कितना? 0। क्लियर? अब बताइए कि इधर में आपको क्या मिला? ए, अब बराबर इधर में आपको क्या मिला? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ने प्रूव कर दिया कि सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखा आपने कैसे हमने जोड़ने के लिए यूज किया था किसका? जब इन इनफाइनाइटली स्मॉल चीजों को जोड़ना था तो हमने किसका यूज किया? इंटीग्रेशन का। क्लियर है? आगे भी करेंगे तो अब आपको समझ में आना चाहिए। अरे बोलो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ध्यान दीजिए, निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? नजर लग जाएगा। सुनिए, बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो बाबू, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज की वजह से ना आता है,
और सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव हो तो टुवर्ड्स द चार्ज। और हमने ये भी देखा था कि सोर्स चार्ज अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, याद आया, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, बोलो याद आ रहा है। वही सोर्स चार्ज अगर पॉइंट चार्ज हो लेकिन नेगेटिव में हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना आएगा और के क्यू बाई आर स्क्वायर ऐसा करके आएगा, बोलो। लेकिन जरूरी है कि सोर्स चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज ही रहेगा? क्या सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है क्या? क्या सोर्स चार्ज इस पूरे पेन पे नहीं आ सकता है क्या? क्या सोर्स चार्ज मेरी पूरी बॉडी पे नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है। तो अगर सोर्स चार्ज किसी पॉइंट पे ना होके फैला हुआ हो तब उसको बोला जाता है कि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 तरीके का देखेंगे। कितने तरीके का देखेंगे बोलिए? 3 तरीके का। पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होगा। कहाँ होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का सरफेस पर होगा। बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसा होगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक मोटी किताब है, ठीक है, ये किताब है ना, और मान लो कि ये चौ से चौक, चौ से चार्ज, ये चार्ज है, इसी से हम चार्ज देंगे। मैंने क्या किया, इस किताब के कॉर्नर को चार्ज दे दिया, इसको चार्ज दे दिया। तो बताइए ये कैसा चार्ज है? पहले मेरा ऑप्शन सुन लेना। पॉइंट चार्ज है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कि सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है? ये मैंने कॉर्नर को चार्ज दिया है। ये लाल रंग पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, इमेजिन कर लीजिएगा। तो इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट ना होता है तो ये पॉइंट, बताओ ना, इसको मैंने दे दिया, पॉइंट चार्ज हो गया। ये समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको चाहिए, देखो ये एज को मैंने चार्ज दे दिया, एज को मैंने चार्ज दे दिया, ये पॉइंट चार्ज रहा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं? और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लीनियर है, पूरे सरफेस में है कि वॉल्यूम में है? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको चार्ज दे, ये देखो, ये देखो, इसको चार्ज दे दी। ये बताओ, एज एक लाइन ना होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको चार्ज दिया, इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बोलो जल्दी, रुको 1 मिनट, मैंने इसको भी चार्ज दिया, इसको भी चार्ज दिया, तो इसको सरफेस ही बोला जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है। वॉल्यूम के लिए मोटाई का होना भी जरूरी है, बोलिए ना, जबकि इसकी मोटाई लगभग नेग्लेजिबल है, लेकिन नेग्लेजिबल, हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो हम बोलेंगे जो भी हमने चार्ज दिया वो कहाँ है? खाली सरफेस पर है। बोलोगे जल्दी? अब सुनो, मैंने इसको भी चार्ज दे दिया, मैंने इसको भी चार्ज दे दिया, इसको मैंने पूरी किताब के हर पेज को चार्ज दे दिया। अब बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लंबाई भी है, लंबाई और मोटाई भी है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए कुछ खाने पीने वाला एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। लड्डू, बूंदी वाला लड्डू होता है, तो उसमें का एक बूंदी निकालो तो लगभग पॉइंट टाइप का ही ना होगा। और आप ना बाबू चीनी को चार्ज समझिए थोड़ी देर के लिए। चीनी के पाग में उस सबको डाला जाता है। अरे चीनी की चाशनी में डालते हो, हाँ ठीक है। तो अगर उस एक बूंदी के टुकड़े को, बोलो ना बाबू, जो कि किसकी तरह है, लगभग पॉइंट की तरह नहीं है क्या? अब उसका क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम लोग डिफाइन करेंगे, लगभग पॉइंट है वो। तो उसको अगर तुमने चीनी के चाशनी में डाल के और फिर निकाला, बोलो तो बताओ ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? पॉइंट, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट चार्ज है। लेकिन मान लीजिए सेवई का एक स्टिक लीजिए, सेवई समझते हैं, अच्छा लंबा होता है, तोड़ के उसको फिर, हाँ पहले के जमाने में, अब तो शायद टूटा हुआ आ रहा है पहले से, अभी भी आता है क्या है? गांव वगैरह में मिलता है, हाँ। तो मान लो सेवई का एक स्टिक ले लो, अब बोलो ना, इमेजिन कर रहे हो, अब उसको उस चीनी की चाशनी में तुम डालो और फिर तुम उसको निकालो। बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? लीनियर है, क्योंकि अगर हम उसको ड्रॉ करें, मान लो सेवई का एक स्टिक है, तो इसका लंबाई ये ना डिफाइंड होगा,
इसकी मोटाई लगभग नेग्लेजिबल है कि नहीं, बहुत बढ़िया, तो वो आ जाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक काम करिए, आप गुपचुप लीजिए, गोलगप्पा समझते हैं, दे लो गोलगप्पा लीजिए, फोड़ना नहीं है, शांत हो जाइए, उसको फोड़ना नहीं है, तो बिना फोड़े हुए आप उसको उस चीनी की चाशनी में डालिए और फिर आप उसको निकालिए। आप बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, पूरे सरफेस पर है कि नहीं, आखिर वॉल्यूम में है, नहीं नहीं, अंदर तो गया ही नहीं है ना, यानी वॉल्यूम में खाली सरफेस पर ही ना रहेगा। चलिए अब आप रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला, हाँ स्पंज लीजिए, आप उसको उस चीनी के चाशनी में डालिए, 2-3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप उसको निकालिए। आप बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, लीनियर है, सरफेस पर खाली है, पूरे का पूरे वॉल्यूम में है कि नहीं। ये हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो चलिए आइए देख लेते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस केस में होगा ना, सरफेस किस में होगा और वॉल्यूम किस में होगा। तो सबसे पहले बाबू अगर बात की जाएगी किसकी, रॉड की, किसी रॉड की बात की जाएगी, तो रॉड पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि रॉड का लेंथ ही ना डिफाइन करोगे, बोलो, चाहे कोई भी वायर हो, कोई भी तार हो, कोई भी वायर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन तार का लेंथ ही ना डिफाइन होगा। हाँ बाबू, चाहे कोई रिंग हो, क्या हो, रिंग को भी जब तुम चार्ज दोगे, अच्छा बुक के नीचे है, रिंग को भी अगर तुम चार्ज दोगे तो तुम यहीं पर ना दोगे, क्या यहां दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो आप बताइए रिंग का चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए रिंग के केस में भी आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जब भी हम चार्ज देंगे तो वो कहां रहेगा, उसके लेंथ में रहेगा, सरकमफेरेंस पे रहेगा, और सरकमफेरेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, से आपको लेंथ मिलता है। क्लियर है बाबू? आइए सरफेस की बात कर दे, तो कोई भी जैसे शीट है, मान लो कि जैसे ये एक शीट है, क्या है ये शीट है, हमने इसको चार्ज दे दिया, तो बताओ शीट को अगर आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज कहाँ रहेगा, मजबूरी है, इसके पास कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो सरफेस पर ही ना रहेगा। चाहे बाबू अगर हम कोई हॉलो स्फेयर ले लें, हॉलो स्फेयर का मतलब समझते हो, खोखला गोला, हाँ कचकाड़ा का जो गेंद आता है अंदर से खोखला होता है, तो अब आप उसको चार्ज दीजिएगा तो अंदर में कुछ है ही नहीं, तो चार्ज हमेशा मटेरियल में ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो भी चार्ज दीजिएगा वो कहाँ रहेगा, मजबूरी है सरफेस पर रहेगा, मटेरियल सिर्फ सरफेस पर है। गोलगप्पा को डाला था तो सरफेस पर ना खाली रहा था, सही है। या फिर कोई भी कंडक्टर हो, क्या हो, कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, तो कंडक्टर को आप कहीं भी चार्ज दीजिएगा, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से सारा चार्ज कहां जाता है, आउटर सरफेस पर। बताइए हमने देखा है कि नहीं, कंडक्टर वो किसी शेप का क्यों ना हो, कहीं भी चार्ज दीजिएगा, सारा का सारा चार्ज कहां आता है, सारा का सारा चार्ज कहां आता है, सरफेस पर आता है। कहीं भी चार्ज दीजिएगा सब चार्ज तुरंत कहां आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाबू इसमें जैसे मान लीजिए हम कोई सॉलिड स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, पढ़ना हमको बस इसी के बारे में है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब हुआ कि वो अंदर भी भरा हुआ है। गोलगप्पा एक हॉलो स्फीयर है, लेकिन रसगुल्ला एक सॉलिड स्फीयर है। कचकाड़ा का गेंदा एक हॉलो स्फीयर है, लेकिन ड्यूज का बॉल एक सॉलिड स्फीयर है। स्पंज का बॉल एक, स्पंज हॉलो होता है रे, अंदर भरा हुआ है तो सॉलिड स्फीयर है। लेकिन ये जो सॉलिड स्फीयर होना चाहिए ना, वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडक्टर का बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हॉलो है कि सॉलिड है, चार्ज तुरंत कहां आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किस में आएगा, नॉन कंडक्टर्स में आएगा। क्लियर है? कोई क्यूब हो सकता है, कोई क्यूबोइड हो सकता है, लेकिन होना किसका चाहिए, नॉन कंडक्टर का ही बना होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, सुनिएगा।
अब इन 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोगों ने 3 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं सिग्मा से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से, वो रो लिखा हुआ है, वो भी ग्रीक अल्फाबेट है। क्लियर है? लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा सिग्मा रो। ठीक है, चलिए अब सुनिए, डेंसिटी वर्ड से पता क्या चलता है? नहीं, डेंसिटी वर्ड से मास पर यूनिट वॉल्यूम वो एक टाइप का डेंसिटी है ना। डेंसिटी से पता चलता है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा घना है। जैसे मान लीजिए कि सर पे बाल है, इधर हाथ में भी बाल है, तो बताइए बाल की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, यहाँ की यहाँ? सर पे है, यहाँ कम है। तो डेंसिटी से पता चलता है कि वह चुप मार डालेंगे। डेंसिटी से पता चलता है कोई भी चीज कितना ज्यादा घना है। बात समझ रहे हैं? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या है कि बाबू सरफेस का तो एरिया ही ना डिफाइन होता है। बहुत बढ़िया, कौन बताएगा इसका क्या मतलब होगा? चार्ज पर यूनिट, जब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है, तो ये चार्ज पर यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनो, ये जो चार्ज की डेंसिटी है ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मतलब समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई रॉड है और इस पर मैंने ऐसे चार्ज दिया है, ऐसे चार्ज दिया है, ठीक है, इस टाइप से मैंने चार्ज दिया है। ये एक दूसरा रॉड है और इस पर मैंने ऐसे चार्ज दिया है, ऐसे चार्ज दिया है। आप बताइए कौन से रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? सबको समझ में आ रहा होगा, इतना बकलोल तो कोई नहीं है। किस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? ऊपर वाले पे। और इस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब हुआ कि इसमें लैम्डा कांस्टेंट है। जितनी चार्ज डेंसिटी यहां उतनी ही चार्ज डेंसिटी यहां, उतनी ही चार्ज डेंसिटी यहां। लेकिन इसमें लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वेरिएबल है। यहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है और इधर चार्ज की डेंसिटी कम है। आप अगर मान लीजिए चार्ज को चीनी समझ रहे हैं और आप इसको सेवई का स्टिक समझ रहे हैं, आप यहां से तोड़ के खाइए, यहां से तोड़ के खाइए, चाहे यहां से तोड़ के खाइए, आपको सेम टाइप का मीठा लगेगा कि नहीं? लेकिन अगर इसको आप खाइएगा तो यहां से तोड़ के खाइएगा ज्यादा मीठा लगेगा, यहां से तोड़ के खाइएगा तो थोड़ा फीका लगेगा, क्योंकि यहां पर चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है? ठीक उसी तरीके से सिग्मा भी कांस्टेंट और वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि किसी शीट को आपने चार्ज दिया, अभी कि यहाँ पे ये ज्यादा हो गया और यहाँ पे ऐसा कम दिया आपने, बोलिए ना, तो ये बताइए सिग्मा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, यहाँ ज्यादा है और इधर कम है। लेकिन जब मैंने ऐसे चार्ज दिया, इस टाइप से मैंने मान लो बाबू चार्ज दिया, क्या लग रहा है आपकी बार सिग्मा कैसा है? कांस्टेंट है। बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि रोटी वोटी पे घी लगाया जाता है, तो कभी अगर कोई कंजूसी कर देता है, थोड़ा सा घी लगाया, आप नहीं देखते कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। तो बताइए यहाँ अगर घी को हम चार्ज समझ ले तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? लेकिन अगर वही खूब बढ़िया से लगाया जाए तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। चलिए ये भी शांत रहिए, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकता है। जैसे मान लो कि बाबू रसगुल्ले को तुम डालो चीनी के पाग में, अब मात्र 10-15 सेकंड बाद निकाल लो, क्या लग रहा है? बाहर से तोड़ के खाओगे तो जितना मीठा, अभी 10-15 सेकंड में क्या पूरा चीनी अंदर थोड़े घुस गया होगा? नहीं, बाहर से तोड़ के खाओगे तो जितना मीठा लगेगा अंदर वाला भी उतना ही मीठा लगेगा। इसका मतलब हुआ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। बोलिए। लेकिन रसगुल्ले को एकदम रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह निकाल के अगर आप खाइएगा तो बाहर वाला जितना मीठा लगेगा अंदर वाला भी उतना ही मीठा लगेगा। यानी कि अब की बार रो जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अरे है कि नहीं? तो क्या ये बात आपको समझ में आई?
कि ये लैम्डा सिग्मा रो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, हम एक रॉड लेते हैं, बोलिए बाबू, और जरूरी नहीं है कि इस पर चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म ही है, हो सकता है कहीं पे चार्ज ज्यादा हो तो कहीं पे चार्ज कम हो। तो हम ना इस पे एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं। चलिए ये हम छोटा सा, तो छोटे से लेंथ को डीएल से ना दिखाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए डी लग जाने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ लिया है मैंने। तो अगर लेंथ इनफाइनाइटली स्मॉल है तो जो यहाँ चार्ज होगा वो भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल है ना होगा। अरे इस लेंथ में, अब बोलिए, हाँ, तो कोई पूछेगा इस जगह के लैम्डा की वैल्यू बताइए। इस जगह बाबू, इस जगह लैम्डा का मतलब हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, बताइए कितना है। तो बाबू लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज को रखिएगा ऊपर और लेंथ को रखिएगा नीचे। तो बताइए ना, जिस जगह का हमको लैम्डा चाहिए उस जगह चार्ज कितना है, तो डी क्यू रखना ऊपर, लेंथ कितना है तो डीएल को रखिएगा नीचे। ये समझ में आ रहा है? ठीक वैसा ही मान लीजिए कि ये कोई शीट है, बोलिए ना, अब इस पे भी हमने चार्ज दिया है और जरूरी नहीं है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही हो, ज्यादा कम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि छोटा सा प्यारा सा छोटा सा मैंने एरिया लिया, और बाबू इस छोटे से एरिया को मैं दिखाऊंगा डीएस से। एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। जनरली हम लोग एरिया को ए से दिखाते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग एस से दिखाएंगे। एस स्टैंड्स फॉर क्या, सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ यार, जब हमने सरफेस एरिया इनफाइनाइटली स्मॉल ले लिया तो इसमें जो चार्ज होगा वो भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा, और इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी को दिखाने के लिए सामने डी लगाया जाता है। वेरी गुड। अब कोई पूछेगा इस जगह सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ऊपर रखा जाएगा इस जगह का चार्ज जो कि डी क्यू है, और नीचे रखा जाएगा एरिया जो कि, ये समझ में आ रहा है? मान लो कि हमने कोई ऐसा क्यूब या क्यूबोइड या कोई भी सॉलिड स्फीयर लिया, जो भी है, जिसके पास मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो। अब इसको मैंने चार्ज दे दिया। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी थोड़े है कि यूनिफॉर्म होगा, अरे ज्यादा कम हो सकता है ना। तो चूंकि हर जगह चार्ज की डेंसिटी सेम नहीं है, इसीलिए हम लेते हैं कोई छोटा सा वॉल्यूम। अभी छोटा सा वॉल्यूम को हम लोग डीबी से दिखाएंगे। अब जब वॉल्यूम बहुत छोटा है, वॉल्यूम इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो चार्ज भी तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा। और कोई पूछेगा इस जगह रो की वैल्यू कितनी है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, रो की वैल्यू पूछ रहा है। तो रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर में रखेंगे हम लोग चार्ज, या नीचे में रखेंगे हम लोग वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए डीएल को उधर लेके जाइए, इधर। तो बताइए डी क्यू बराबर कितना मिला, लैम्डा इंटू डीएल। डीएस को इधर लेके आइए, डी क्यू बराबर कितना मिला, सिग्मा इंटू डीएस। वेरी गुड। डीवी को इधर लेके आइए, डी क्यू इज इक्वल टू कितना मिला, रो इंटू डीवी मिला। अब ये बताइए कि ये कहाँ का चार्ज है, पूरे रॉड का चार्ज है? नहीं, ये पूरे रॉड का चार्ज है। ये तो बस ये छोटा सा चार्ज ना है। किसी ने पूछा कि ना पूरे रॉड का चार्ज बताओ कितना होगा। क्या किया जाए, जितना भी छोटा छोटा चार्ज है सबको जोड़ा जाए, और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन। वक्त आ गया है, अगर आपको पूरा चार्ज चाहिए तो आप क्या करिए, इंटीग्रेट। और कोई भी काम इक्वेशन के दोनों साइड होता है। जल्दी बताइए डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन, और क्यू का मतलब हुआ टोटल चार्ज ऑफ द रॉड। अरे यार, सब छोटा 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 चार्ज जब जोड़ दोगे तो क्या तुमको टोटल चार्ज नहीं मिलेगा? तो वही है। और इधर में क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ। इधर अब हम थोड़े सॉल्व कर पाएंगे, बस वैसे ही रहने देंगे। चलिए जल्दी बताइए ये कहाँ का चार्ज है, यहाँ का छोटा सा चार्ज ना है। तो अब अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसीलिए मैंने बोला था कि आगे पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जरूरी है। लेकिन मैं ये भी जानता था कि पढ़े तो नहीं होइएगा, इसीलिए हमको 1.5 लेक्चर की कुर्बानी देनी पड़ी। खैर डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, क्यू। अब बाबू ये सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा,
चलिए ये तो यहाँ का ना छोटा सा चार्ज है, टोटल चार्ज के लिए क्या इंटीग्रेट करिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, और ये हो जाएगा रो इंटू डी भी। अरे होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर लैम्डा कांस्टेंट हो जाए, बाबू लैम्डा क्या हो जाए, इफ अगर लैम्डा, तो लैम्डा कांस्टेंट हो जाए का मतलब समझ रहे हो, अब हर जगह चार्ज की डेंसिटी सेम हो जाए, तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट चीज, तू पहले सीधा कहीं नहीं बैठता। हाँ ये क्या होता है, ये तिरछी निगाहों से देख रहे, क्या हो रहा है? अरे तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी बहुत लोगों का मुंडी बीच में आ रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा झुका हुआ नहीं है। से सुनो, लैम्डा क्या हो जाए, अगर कांस्टेंट हो जाए तो बाबू कांस्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट तुरंत बाहर निकलेगा कि नहीं, तो Q बराबर हो जाएगा, लैम्डा निकल गया बाहर, अंदर में क्या बचा, और डीएल का इंटीग्रेशन L, डीएल का इंटीग्रेशन, और L का मतलब हुआ टोटल लेंथ ऑफ दी रॉड। अरे बाबू छोटा छोटा सारा डीएल जोड़ दोगे तो टोटल लेंथ नहीं मिलेगा, तो डीएल के इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा सारा डीएल जोड़िए, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो ये होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए, इफ सिग्मा बराबर क्या, कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट का मतलब हुआ कि हर जगह चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, घी एकदम बढ़िया से लगाया हुआ है। हाँ, तो अगर सिग्मा कांस्टेंट, सिग्मा बाहर निकलेगा तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगर रो कांस्टेंट, रसगुल्ला रात भर छोड़ा गया है तो रो कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, अंदर बाहर हर जगह सेम टाइप का मीठा लग रहा है, तो बताइए रो बाहर निकला, तो रो अगर बाहर निकला क्या, तो अंदर में क्या बचेगा, dv, dv का इंटीग्रेशन v, जिसमें v हो गया टोटल वॉल्यूम, s हो गया टोटल सरफेस एरिया, l हो गया टोटल लेंथ। अब सुनो, हमको एक्चुअली में याद क्या रखना है या किन बातों का ख्याल रखना है, ये तो मैंने ऐसे डिराइव करके सब बता दिया, सारा रिलेशन दिखा दिया। यहां से याद करके आगे क्या चलना है वो समझिएगा। सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लैम्डा का मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बाबू कब अच्छा एक और चीज है, यहां से थोड़ा लैम्डा निकालना तो Q बाई एल आएगा, यहां से थोड़ा सिग्मा निकालना तो Q बाई एस आएगा। बाबू यहां से थोड़ा रो निकालना तो Q बाई क्या। तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, लैम्डा के लिए कब टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ लेंगे? हमको लैम्डा चाहिए, तो कब टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ लेंगे? जब लैम्डा कांस्टेंट हो। हाँ सुनो, कब टोटल चार्ज अपन टोटल सरफेस एरिया लेंगे? जब सिग्मा कांस्टेंट हो, तभी टोटल की बात होगी। कब रो निकालने के लिए टोटल चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम लेंगे? जब रो कांस्टेंट हो। लेकिन अगर लैम्डा सिग्मा या रो कांस्टेंट ना होके वेरिएबल हो, तब लैम्डा सिग्मा या रो निकालने के लिए छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। क्लियर है? एक बार फिर से बताइए, टोटल वाली बात कब आएगी? जब लैम्डा सिग्मा और रो कांस्टेंट हो, लेकिन छोटा छोटा चार्ज, छोटा छोटा लेंथ, ये सब कब आएगा? जब वो लोग वेरिएबल हो। एक और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, चार्ज निकालने के लिए लैम्डा में लेंथ से, सिग्मा में एरिया से, और रो में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होता है। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ में, अरे ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ में, लेंथ से, तब है ना, लेंथ से लेंथ कटेगा, चार्ज मिल जाएगा। चार्ज पर यूनिट बोल नहीं रहे हो, चार्ज पर यूनिट
एरिया में एरिया से, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर से बताइए, लैम्डा में लेंथ से, सिग्मा में एरिया से, सरफेस एरिया, एरिया एक ही चीज हुआ, सिग्मा में एरिया से, और रो में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन लैम्डा में टोटल लेंथ से, सिग्मा में टोटल एरिया से, और रो में टोटल वॉल्यूम से कब मल्टीप्लाई करिएगा? जब लैम्डा, सिग्मा और रो कांस्टेंट रहे। लेकिन अगर लैम्डा, सिग्मा और रो कांस्टेंट नहीं रहे, वेरिएबल रहे, तब टोटल चार्ज कैसे निकलता है? तो लैम्डा में पहले नहीं, लैम्डा में मल्टीप्लाई तो तुमको लेंथ से ही करना है, लेकिन टोटल लेंथ से नहीं, छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमको छोटा सा चार्ज मिलेगा। अरे लैम्डा में लेंथ से मल्टीप्लाई करने पे चार्ज मिलता है, तो लैम्डा में छोटे से लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? और छोटे से चार्ज को इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। सिग्मा में छोटे से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा सा चार्ज मिलेगा, और छोटे से चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये बुझा जा रहा है? रो में छोटे से वॉल्यूम, माने ऐसा कब करेंगे? जब ये लो वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तब दिक्कत नहीं है, टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया, टोटल लेंथ। लेकिन अगर ये लो वेरिएबल रहा तो छोटा सा लेंथ, छोटा सा एरिया, छोटा सा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना, तो इससे तुमको छोटा सा चार्ज मिलेगा, इंटीग्रेट कर देना तो तुमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? तो आगे 7-8 क्वेश्चंस हैं जिनमें इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, है कि नहीं? तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो उसको देखेंगे। और एक बार मैं फिर कल आइएगा तो आते आते इसको रिवाइज भी करा दूंगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है? ईद की छुट्टी होगी तो अभी समय नहीं ना आया है। ऐसे तुमको क्या ईद की बेचैनी है? सेवई का नाम सुन के तुमको ईद याद आ रहा है? होगा तो अभी, आज नहीं ना है ईद, कब है? 3 तारीख को है, तो किया जाएगा, 2-3 कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए जाइए, बाय बाय। हाँ, संडे को टेस्ट होगा।